आज समझते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है और विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले इस हिस्ट्री को समझने के लिए हमको आना पड़ता है कि पदार्थ क्या दुनिया में कोई भी सामान जो जगह घेरा हुआ है और जिसका द्रव्यमान होगा मतलब मास होगा उसको पदार्थ बोलेंगे। अब पदार्थ का दो चीज़ होता है, द्रव्यमान होता है और आवेश होता है। 12th में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं। अब आवेश का दो अवस्था होता है, जैसे इंसान का दो अवस्था होता है, या तो स्थिर रह सकता है या गति करता है। उसी प्रकार से आवेश का भी दो अवस्था होगा कि वो स्थिर रहेगा या गति रहेगा। तो जब आवेश स्थिर रहता है मतलब चार्ज जब कैसा रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, तो उस टाइम पे चार्ज विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। उसके बाद आवेश जब गति अवस्था में रहता है तो इस कंडीशन में विद्युत धारा पैदा करता है। मतलब अगर इंसान से इसका एग्जांपल या तुलना करें, मतलब इंसान अगर खड़ा है तो उसके चारों ओर एक फील्ड बन रहा होगा। जैसे हम खड़ा हैं, हम बोल रहे हैं तो मेरा आवाज़ एक फील्ड तक जा रहा होगा, एक निश्चित दूरी तक जा रहा होगा, तो वो मेरा क्षेत्र है। तो उसी प्रकार से आवेश अगर खड़ा है मतलब चार्ज अगर स्थिर है तो उसका अपना एक क्षेत्र होगा, उसको विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अगर आवेश गति कर रहा मतलब जैसे इंसान है और इंसान चलने लगा तो इंसान गति में आ गया, तो गति अवस्था में इंसान क्या क्या घटना कर सकता है। जैसे बाइक लेके हम निकलेंगे तो हम अपने चारों ओर का हवा को मूवमेंट में ला सकते हैं, तो हवा भी तो आसपास जो आदमी चलेगा वो साइड हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब आवेश भी चलने लगता है तो आवेश के चलने का जो घटना है उसी घटना से विद्युत धारा पैदा होता है। मतलब आवेश जब फ्लो करेगा तो उस फ्लो को बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है। अब विद्युत धारा से आता है चुंबक के प्रभाव की विद्युत धारा जैसे ही, अब विद्युत धारा के हेल्प से चुंबक आता है। हम लोग क्या समझे कि आवेश पदार्थ में आवेश होता है, द्रव्यमान होता है, तो आवेश को लेके आगे बढ़े। आवेश का दूसरा दो अवस्था, एक स्थिर और एक गति वाला अवस्था। स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र दिखाएगा और जब गति करेगा मतलब चलने लगेगा कौन, आवेश। आवेश का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दौड़ाते हैं, इधर उधर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और उसको दौड़ाना एनर्जी कम खाता है दौड़ने उड़ने के लिए, इसलिए उसको हम दौड़ाते हैं। प्रोटॉन को इसलिए नहीं दौड़ाते, उसमें भी आवेश होता है लेकिन उसको इसलिए नहीं दौड़ाते हैं, उसका भार ज़्यादा होता है, तो उसको अगर दौड़ाएंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी लेगा हमसे। मोटा आदमी और पतला आदमी की तुलना में कौन ज़्यादा एनर्जी लेगा, मोटा आदमी या पतला आदमी दौड़ने के लिए? तो मोटा आदमी ज़्यादा एनर्जी लेगा, तो हम ज़्यादा एनर्जी वेस्ट क्यों करें, जबकि मोटा और पतला दोनों आदमी अगर एक जैसा काम करें तो इसलिए पतला आदमी से हम लोग काम करवाते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए आप जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दौड़ता है, तो जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे उसी को आवेश बोलते हैं। तो आवेश जब फ्लो होता है तो उससे जो चीज़ आता है उसको विद्युत धारा बोलते हैं। अब विद्युत धारा के वजह से क्या आता है, ये विद्युत धारा मान लीजिए फ्लो हो रहा है, ये चालक है। अगर चालक से विद्युत धारा फ्लो हो रहा है तो इससे हमारा क्या आएगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र पैदा होगा। जिस आवेश जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये इसी चुंबक क्षेत्र का यूज आज हम लोग ट्रांसफार्मर में कर रहे हैं, मोटर, जनरेटर, हर जगह कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा क्या है हमारे लिए काम का चीज़ है। कौन? चुंबक क्षेत्र। तो हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं और उससे जो पैदा होता है चुंबक क्षेत्र उसका यूज करते हैं। तो यही है हमारा क्या कि विद्युत धारा की वजह से चुंबक क्षेत्र का उत्पन्न होना। ठीक है। अब देखिए ये इस चीज़ को सबसे पहले कौन बताया था, तो हम लोग का चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 क्या है कि विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि चैप्टर 3 हमको बताता है कि चुंबक आएगा किसके वजह से, विद्युत धारा बहने की वजह से। मतलब जब किसी चीज़ से धारा बहेगा तो उसके बदले चारों तरफ क्या पैदा होगा, चालक के चारों ओर चुंबक। जैसे मान लीजिए ये मेरा कलम है, आवेश मान लीजिए ये चालक है, कलम को चालक मान लेते हैं। अब चालक से करंट फ्लो हो रहा है मतलब विद्युत क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर इस धारा इधर से इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है, ढक्कन की ओर धारा निकलेगा और धारा इंटर किधर करेगा, ढक्कन के पीछे से। तो अगर चालक ये है, इधर से धारा निकल रहा है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल से देखते हैं कि ये क्या है, एक चालक है, इससे विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित करवाएंगे। तो देखिए विद्युत हमारा जो चुंबक क्षेत्र है वो कैसे उत्पन्न होगा। देखिए तो जब हम किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र गोल जैसा पैदा होता है। तो इस प्रकार से चुंबक क्षेत्र पैदा होता है, ये घूमता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने देखा। उसी ने बताया कि वो कर कोई और एक्सपेरिमेंट रहा था लेकिन उसको पता कुछ और चल गया। क्यों? क्योंकि वो पता किसी और चीज़ के बारे में कर रहा था लेकिन वो उसके लिए क्या लेता है, एक चालक लिया था। जैसे इसको चालक बोलते हैं, चालक लिया था, इससे धारा प्रवाहित किया। तो उसके सामने एक क्या रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था। तो वो क्या देखता है कि जब चालक से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कंपास का जो नीडल है वो घूम रहा है, विक्षेपित हो रहा है। तो उसको उससे आइडिया लग गया कि जब किसी चालक से हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है। तो वो तो बता दिया कि पैदा होता है लेकिन उसका दिशा विद्युत, अगर चुंबक क्षेत्र पैदा होगा तो चुंबक क्षेत्र का दो दिशा होना चाहिए। ऑलरेडी चुंबक के बारे में पता था जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो एक नॉर्थ होना चाहिए, एक साउथ होना चाहिए। तो इस बारे में वो नहीं बता पाया था। तो फिर एक साइंटिस्ट आता है, कौन? एम्पियर। फिर एम्पियर अपना एक तैरने का नियम दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताते हैं कि एम्पियर्स लॉ क्या था। अब एम्पियर के आने के बाद भी एक प्रॉब्लम सामने आता है कि अगर तार से धारा प्रवाहित होगा तो चुंबक क्षेत्र किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ का सॉल्यूशन देता है मैक्सवेल। तो फिर हम लोग मैक्सवेल का थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत क्या क्या है। लेकिन ये सारा साइंटिस्ट तीनों मिलके हमको ये नहीं बता पाया था कि चुंबक क्षेत्र पैदा कितना होगा। तो चुंबक क्षेत्र पैदा कितना होगा, इस चीज़ का सॉल्यूशन कौन दिया? इस चीज़ का सॉल्यूशन दिया बायो और सावर्ट नाम का वैज्ञानिक। तो हमको 4 चीज़ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चैप्टर 3 के अंदर क्या, पहला पढ़ना है ऑस्टेड का नियम, फिर पढ़ना है एम्पियर का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम। ठीक है। फिर हमको पढ़ना है मैक्सवेल का नियम,
ये क्या एक सिस्टमैटिक है, ये बताया कुछ, फिर इसमें जो कमी था इसको ये दूर किया, इसमें जो कमी था उसको ये दूर किया। मैक्सवेल, तो मैक्सवेल 2 रूल देता है, एक कॉर्क स्क्रू रूल और एक रूल देता है ये हमको दाएं हाथ का नियम, या जिसको थंब रूल बोलते हैं, दाएं हाथ का नियम। और इसके बाद इस तीनों ने तो काम किया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि धारा प्रवाहित होगा तो कितना अमाउंट में विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, नहीं बता पाया। तो फिर एक साइंटिस्ट आता है बायो और सावर्ट, तो फिर बायो और सावर्ट का नियम हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हमको बताता है कि विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में कितना पैदा होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है।